हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संसद देखेंगे। भारतीय संसद का तीन भाग हो जाता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा, ये तीनों मैं आपको इस वीडियो में ख़त्म करा दूंगा। और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ से सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो भी क्वेश्चन बनता है सारा पॉइंट मैं इसमें इंक्लूड कर लिया हूँ। तो वीडियो बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में है। आपके एग्जाम जैसे फॉरेस्ट गार्ड में साफ साफ सिलेबस में मेंशन है, ये फॉरेस्टर के सिलेबस में मेंशन है, बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ, बिहार दरोगा हुआ, तो हर एग्जाम में यहाँ से आता है। तो इसे आप आराम से रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, या अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपका सारा खत्म हो जाएगा यहाँ से। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जो कि संसद के अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में कि कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है भारतीय संघ के निहित? तो राष्ट्रपति में होती है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका होता है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो यहाँ पूछ सकता है कि नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन अगर आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से देखिए कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है भारतीय संघ में, तो राष्ट्रपति लगाइएगा। अगर नाम मात्र का भी पूछे तब पर भी राष्ट्रपति लगाइएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दे कि भारत की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है, तो वो होती है प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्यों में। इसकी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल में होता है निहित। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, कभी भी पूछ देते हैं लोग कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं या भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो ये महामहिम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये याद रखिएगा। पहले तीनों सेनाओं के ये प्रमुख भी होते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता, जो राष्ट्रपति पद की योग्यता होती है ये क्या होती है? ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी साइन होता है ना, विदेश में जाकर जो साइन किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा या उनके मंत्रिमंडल द्वारा या सचिव द्वारा, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही सभी साइन भी होती है। ये भी याद रखिएगा, उसमें जो राष्ट्रपति का ही साइन का नाम का मेंशन होता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, अब राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए। वो क्या योग्यता होनी चाहिए? तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब उसके पास ये योग्यता होगी। कौन सी योग्यता भाई? तो यहाँ भारत के पहले नंबर नागरिक होना चाहिए, ये याद रखिएगा। 35 वर्ष की आयु पर पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, कम से कम लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। ठीक, चुनाव के समय लाभ के पद धारण नहीं किया हो, इसकी कोई लाभ के पद पर ना हो चुनाव के समय। ठीक, ये भारत के नागरिक 35 वर्ष चाहिए आयु, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होनी चाहिए, कोई भी आपको लाभ के पद धारण नहीं करना हो। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब एज से प्रश्न आता है तो आपको मैं राज्यसभा भी पढ़ाऊंगा, लोकसभा भी इसी वीडियो में। तो वहां पर आएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, कम से कम 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपको 30 वर्ष चाहिए। ठीक, मुखिया के, अगर मुखिया बनना चाहते हैं, जैसे पंचायती राज में चुनाव होता है, तो 21 वर्ष चाहिए आपको। अगर आप बनना चाहते हैं, आप वोट डालना चाहते हैं, तो कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। ये सब जो है ये आयु से प्रश्न बनता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नोट में क्या दिया हुआ है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर हो या संघ या अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ के पद नहीं माना जाएगा। ठीक, पहले से मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति के पद पर हो या राष्ट्रपति के पद पर हो और फिर से राष्ट्रपति बनना चाहता हो या किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, तो वो लाभ के पद नहीं माना जाता है। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, जो उनका निर्वाचन करेगा, जो राष्ट्रपति को चुनेगा, उसके लिए निर्वाचक मंडल होना चाहिए। अब ये निर्वाचक मंडल कौन कौन मिलकर बनाते हैं? तो इसमें राज्यसभा के, देखिए यहाँ पर राज्यसभा हुआ, लोकसभा हुआ और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा। सभी सदस्य देकर क्वेश्चन बीपीएससी में यूपीएससी में पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन? तो राज्यसभा के, लोकसभा के और राज्य विधानसभा के। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भाग नहीं लेंगे क्योंकि वो निर्वाचित नहीं होते हैं। ठीक, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं वो भी भाग नहीं रहते हैं। और राज्य के विधानसभा जो है उसमें एक आपको एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा, वो भी भाग नहीं लेते, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निम्नतम व्यवस्था के अनुसार पांडुचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अब तो जम्मू
जम्मू एंड कश्मीर जो है ये केंद्र शासित राज्य है, लेकिन वहाँ पर भी विधानसभा है। अब ये देखना है कि वहाँ के सदस्य भी राष्ट्रपति के जब अगला चुनाव होगा तो उसमें भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेंगे ही, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ भी विधानसभा है और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। कौन कौन फिर पूछ सकता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। मींस कि इनको चुनने के लिए वोट डालते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हम और आप नहीं चुनते हैं, हम जो सदस्य को चुनकर विधानसभा में भेजे हैं, हम जो सदस्य को चुनकर लोकसभा में भेजे हैं, और जो विधानसभा से राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं, वो सभी मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचक मंडल जो होता है, इसमें 50 सदस्य प्रस्तावक होनी चाहिए और 50 सदस्य जो होना चाहिए अनुमोदक होना चाहिए। याद रखिएगा, 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए। इसकी प्रस्ताव रखेंगे कि यह फलना जो है यह राष्ट्रपति बनने योग्य है, और फिर उसका अनुमोदन करेंगे 50 सदस्य। ये याद रखिएगा, ये ध्यान में। अब एक देखिए, एक ही व्यक्ति कितना ही बार राष्ट्रपति पद धारण कर सकता है या उस पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक, इसमें उम्र और आपको कितना बार धारण करना है इसका कोई सीमा नहीं दिया है, वो जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये किस प्रणाली पर, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल सकर्मीय मत पद्धति द्वारा होता है। मीन्स कि इसका मतलब ओवरऑल मान लीजिए कि हम जो है ना, हम राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं ना, मान लीजिए हम कोई राज्यसभा के सदस्य हैं, तो हम अपना प्रेफरेंस चूज करेंगे। प्रेफरेंस चूज करेंगे मीन्स कि पहले नंबर पर मान लीजिए अजय को हम राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर हम अभय को राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, ऐसे कर प्रेफरेंस। और फिर जब मतगणना होती है तो अगर पहले नंबर ही सबसे ज्यादा 50% से ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन अगर टाई होता है तो फिर दूसरे नंबर का देखा जाता है। ठीक, ऐसे कर ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका कौन हो जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संकरणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक, ये चुने जाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे बोला जाता है, अगर राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसका आपको निर्णय किया जाता है। अभी आप देखे होंगे कि अमेरिका में चुनाव हो रहा है। अमेरिका में चुनाव में जो बाइडेन है और डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन जो बाइडेन जीत हो गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ठीक, वहां पर राष्ट्रपति की शक्ति काफी ज्यादा होता है। वहाँ वास्तविक जो प्रधान होता है कार्यपालिका को, वो राष्ट्रपति ही होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो वहां पर भी क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कोई ऐसे लेकर कोई आता है कि अगर कोई यहाँ पर देखिए कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वहां के भी सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। ठीक, और यहाँ पर भी भारत में भी अगर कोई विवाद होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर, तो वो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय ही उसके द्वारा निपटारा करता है। या निर्वाचन अवैध घोषित होने पर द्वारा दिए गए कार्य को अवैध नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। मान लीजिए कि जब तक राष्ट्रपति हैं और फिर उच्चतम न्यायालय कुछ दिन बाद बोला कि इनका अवैध है, लेकिन जितना दिन तक काम किए हैं वो काम अवैध नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। उस काम को अवैध नहीं घोषित किया जाता है, वहीं दिया हुआ है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। राष्ट्रपति अपना पद कितने साल के लिए, तो 5 वर्ष के लिए धारण करता है। जब से ये आपको पद धारण करेगा उससे 5 वर्ष। ठीक, अपने पद की समाप्ति के बाद भी वो अपने पद तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो जब तक मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति जीत गए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति अपना शपथ नहीं ले लेते, अपना पदभार धारण नहीं कर लेते, तब तक पिछले ही राष्ट्रपति जो हैं, जो उनके ही नाम पर काम कल चलते रहता है, वहीं अभी तक राष्ट्रपति बने रहते हैं। ठीक, तो ये जब तक पद धारण नहीं करते पिछले वाले राष्ट्रपति नहीं हटते हैं। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी गैर मौजूदगी में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, तो सबसे पहले ऑप्शन में अगर मुख्य न्यायाधीश देगा तो आराम से लगा दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है, तो ये आपको 34 होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 31 जो है, माफ कीजिएगा, जो 33 है वो आपको इसके अन्य जज है, और एक जो है ये मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, तो यही जो मुख्य न्यायाधीश है यही आपको शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, ये शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। मान लीजिए कि उसका त्यागपत्र देने का मन हुआ या अपना ये छोड़ने का मन हुआ, तो वो 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। कैसे, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित कर दे सकता है कि हम इस नहीं रहना चाहते हैं, इसके हम राष्ट्रपति नहीं रहना चाहते, तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और उपराष्ट्रपति किसको देता है, अगर चाहेगा मैं कि हम नहीं उपराष्ट्रपति रहना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को देता है। तो एक दूसरे को ये त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर आर्टिकल 61 जो है ये महाभियोग का प्रावधान करता है। ठीक, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर भी ये हटाया जा सकता है। महाभियोग कब चलाया जाता है, तो एक ही आधार पर चलाया जाता है। ये क्या है, तो संविधान का अतिक्रमण, अगर संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण किए हैं तो उसी आधार पर इन पर महाभियोग चलाया जाता है। अब महाभियोग कैसे चलाया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन पर संसद किसी सदस्य द्वारा, संसद के, यहाँ देखिए, संसद किसी सदन द्वारा, सदस्य नहीं, संसद के किसी सदन में ये लाया जा सकता है महाभियोग। ठीक, सदन द्वारा उस पर महाभियोग
महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। 14 दिन पहले आपको बताना होता है महाभियोग लगाने से पहले कि इनको लिखित सूचना देना होता है, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, जिस पर 1/4 जो सदस्य हैं उन पर साइन किए हों। सदस्य के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने का प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। मान लीजिए कि लोकसभा में आपको लगाया जा रहा है, तो लोकसभा के 2/3 सदस्य क्या होंगे, उसको पहले ये करेंगे, ठीक, बहुमत से आपको क्या होंगे, यहाँ पर देखिए 2/3 सदस्य द्वारा वो जो है जो लगाया गया है महाभियोग प्रस्ताव, उसको 2/3 सदस्य कहेंगे कि नहीं ये पारित हो गया, ठीक। अब वो दूसरे सदन में चला जाएगा। अब जब दूसरा सदन में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को जांच करेगा, मान लीजिए कि लोकसभा से वो राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा देखेगा कि सच में ये महाभियोग लगाए जाने के कारण क्या है, और वो कारण को जांच करेगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को जांच करेगा और कराएगा भी, किसी से करा भी सकता है। और ऐसे जांच में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूरी समझ जाएगी और उस स्थिति से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है या अपना पद को परित्याग करना पड़ता है। ओवरऑल ये है कि मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन में ये आपको शुरुआत किया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया, और जिस सदन में शुरुआत होगा उसके 2/3 सदस्य पहले आपको उसमें आएंगे और पारित करेंगे, उस आपको प्रस्ताव को 2/3 सदस्य भेजेंगे दूसरे सदन में, दूसरा सदन जांच करेगा और पाएगा कि नहीं सही बात है, तो वो 2/3 सदस्य के द्वारा अपना प्रस्ताव को भी पारित कर देगा। और इसके बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और इन पर महाभियोग प्रक्रिया सफल मानी जाएगी। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया से अपना पद छोड़ा है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। भारत में अभी तक कभी नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के रिक्त 6 महीने के अंदर भरना होता है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त पदावधि 5 वर्ष से समाप्ति से हुई तो निर्वाचन पदावधि समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। मीन्स कि अगर मान लीजिए 5 वर्ष नहीं हुआ, उसके पहले ही पद रिक्त हुआ है, तो उसके पहले ही राष्ट्रपति के निर्वाचन होना होगा, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 61 है। किंतु उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य अंतराल न होने पर, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है, ठीक। या ऐसा है कि मान लीजिए कि चुनाव कराने में लेट हो गया है, ठीक, तो जब जो पिछले वाले राष्ट्रपति हैं वो अभी तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक नया राष्ट्रपति आकर अपना पद नहीं धारण करता है तब तक पुराने वाले ही राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब इसका यही है, ठीक। अब राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते देखिए, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते देख लीजिए कि क्या मिलते हैं। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया मिलता है, ये याद रखिएगा, 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का जो वेतन है आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति निःशुल्क निवास स्थान मिलता है इनको, और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी मिलते हैं इन्हें राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में कोई प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, ठीक, ये याद रखिएगा, कोई भी कमी नहीं किया जा सकता है इनके वेतन और भत्ते में इनके कार्यकाल के दौरान। राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य, राष्ट्रपति के क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है ये देख लीजिए। राष्ट्रपति के क्या अधिकार दिए गए हैं क्या, तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण यह है नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो राष्ट्रपति किनको किनको नियुक्त करते हैं एक बार में देख लीजिएगा, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो भारत के प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन दरोगा में, बिहार दरोगा में पूछा हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है कि मनोनीत होते हैं, क्या होते हैं, ठीक। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति होते हैं और वो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। भारत की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को, अगर भारत यहाँ प्रधान माफ कीजिएगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, अगर प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि इनको रक्षा मंत्री बना दो, इनको वित्त मंत्री बना दो, इनको कौन मंत्री बना दो, दूसरा मंत्री बना दो, तो उसके सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, जिसे हम लोग सीएजी बोलते हैं, कैग बोलते हैं। राज्य के राज्यपाल, जो अलग अलग राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, कौन, राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, इनकी नियुक्ति करते हैं। राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य की भी नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो होते हैं, यूपीएससी जिसे हम लोग बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, फाइनेंशियल, अभी 15वां वित्त आयोग है, इनके सिंह अध्यक्ष है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किए हैं। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पिछड़ा देखिए, पिछड़ा वर्ग के जो सदस्य होते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, इनके सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के राजदूतों और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो क्षेत्र है, प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट देने का आयोग के जो सदस्य होते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट जो देते हैं, इनकी भी जो सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है ये मैंने बता दिया, इसमें आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। विधायी शक्तियां के अंतर्गत क्या आता है,
नियुक्ति संबंधी के बाद आपको विधायी शक्ति। तो राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। देखिए मैंने बताया था संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, तो ये राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इससे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। क्या है? तो संसद के सत्र को आहूत करने, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रवासन सभा भंग करने संबंधी अधिकार है। ठीक, संसद सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्रवासन सभा भंग कर सकते हैं, इनको अधिकार प्राप्त है। ठीक, संसद के एक सदन या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति इनको प्राप्त है, कि एक सदन में भी जाकर अपना अभिभाषण कर सकते हैं कोई जरूरी मुद्दे पर, या दोनों सदनों को इकट्ठा कर भी उसमें अभिभाषण कर सकते हैं राष्ट्रपति, इनको अधिकार प्राप्त है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति है। मीन्स की अगर लोकसभा आपको पहला बार आता है तो उसके प्रथम वर्ष में जो है वो अभिभाषण उसमें कर सकते हैं। ये सब आपको राष्ट्रपति को दिया गया है शक्ति। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। कोई संसद है, संसद में आपको आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं, तो अगर मान लीजिए लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति साइन करते हैं, तभी ये क्या बनता है? कानून बनता है। ठीक, तो कोई भी पारित विधेयक राष्ट्रपति के बाद ही कानून बनता है, उनके साइन के बाद ही। ठीक, संसद के निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। इनको पूर्व सहमति चाहिए। अगर ये विधेयक पेश किया जाता है संसद में तो इनके पूर्व सहमति लेना पड़ता है। कौन कौन से विधेयक? तो सबसे पहले नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। मान लीजिए कोई नए राज्य का निर्माण करना है, या कोई नए राज्य है उसके सीमाओं में परिवर्तन करना है, या उसके नामों में परिवर्तन करना है, ये विधेयक आपको लोकसभा राज्यसभा में लाना पड़ेगा। इससे पूर्व आपको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। ठीक, फिर धन विधेयक, धन विधेयक के संबंधी कोई विधेयक जो है धन विधेयक, उसके पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए ही चाहिए, कोई धन विधेयक लाना चाहते हैं तो। ठीक, फिर संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, जो संचित निधि में पैसे होते हैं अगर उनमें से व्यय करना है तो वो जो विधेयक आता है उसमें भी आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। इसकी पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। ऐसा कराधान जिस पर राज्य हित जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक, जिसमें राज्य हित जुड़े हुए हैं कि राज्य के हित उस पर प्रभाव डालेगा, वो राष्ट्रपति को अनुमति लेना पड़ता है। ठीक, ऐसा कोई विधेयक आता है तो। राज्यों के बीच व्यापार, यहाँ पर देखिए, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाली विधेयक, कि व्यापार पर, वाणिज्य पर और समागम पर कोई निर्बंध लगा सकता है, वैसे विधेयक के लिए आपको राष्ट्रपति की पहले पूर्व अनुमति लेना पड़ता है। ठीक, तो ये पूर्व अनुमति लेना पड़ता है राष्ट्रपति से, ये सब भी विधेयक को आपको लाने के लिए। ठीक, अब संसद सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार, जो संसद के सदस्य हैं उनको मनोनयन करने का अधिकार। तो संसद के सदस्य में लोकसभा और राज्यसभा ही हुआ, तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य को मनोनयन करने का अधिकार यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कि जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों की समुचित प्रतिनिधि नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। मीन्स कि आंग्ल जो भारतीय है, लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो कर सकते हैं। जब लगेगा कि उनको आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई प्रतिनिधि नहीं है तो वो कर सकते हैं। इसी प्रकार कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों, फिर से देखिए, कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। राज्यसभा में इस क्षेत्र से व्यक्तियों को आपको मनोनीत करते कौन? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। कौन कौन? तो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में ये जो भी व्यक्ति हैं, ये 12 व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति का। तो संसद के स्थगन के समय, अगर मान लीजिए संसद का स्थगन है, अनुच्छेद 123 मीन्स की 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अध्यादेश जारी कर देता है आर्टिकल 123 के तहत कौन? राष्ट्रपति, जिसका प्रभाव जो होता है संसद के अधिनियम के समान ही होता है। जो संसद का कानून बनता है या अधिनियम, उसके समान ही इसका अध्यादेश का भी प्रभाव होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के सप्ताह तक रहता है। ठीक, और परंतु राष्ट्रपति के राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो है ये राज्य सूची के अगर कोई विषय से, 3 सूची है ना, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और संघ सूची है। ठीक, तो राज्य सूची पर ज़्यादा राज्यसभा को अधिकार दिया गया है। राज्यसभा पर आपको राज्यसभा की सूची है उस पर यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, ये दिया हुआ है। जब दोनों सदनों के सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। दोनों सदन जब सत्र में होते हैं तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए, एक सदन तो ऑलवेज रहता है, अस्थायी सदन। वो कौन सा अस्थायी सदन है? तो राज्यसभा, ये तो ऑलवेज रहेगा। तो इसलिए राज्य सूची के जो विषय है उस पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति ज़्यादातर आपको राज्यसभा को दिया गया है। ठीक, ये माफ़ कीजिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। राज्यसभा की सूची पर जो भी विषय है, उस पर जो भी कार्रवाई है, उस पर करने का ज़्यादातर शक्ति जो दिया गया है ये राज्यसभा को दिया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। 3 सूची होता है, इसकी एक होता है संघ सूची जिस पर संविधान में दिया हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है।
ठीक। फिर उसके बाद राज्य सूची होता है, राज्य सूची में भी अलग अलग सब्जेक्ट दिया है, विषय दिया है। फिर आपको क्या होता है, आपको समवर्ती सूची होता है जिस पर राज्य भी और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये 3 सूची दिया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। अब सैनिक शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है, ठीक। तो सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, सर्वोच्च इसमें ही निहित होती है राष्ट्रपति में शक्ति सैन्य बलों की, ठीक। किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है, ठीक। इसका प्रयोग जो करते हैं राष्ट्रपति या जो भी, ये विधि द्वारा नियमित होता है, विधि द्वारा, कानून द्वारा। यहाँ पर देखिए राजनीतिक शक्ति में क्या है, राजनीतिक शक्ति भी देख लीजिए यहाँ पर। तो दूसरे देशों के कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। देखिए ये आ गया, दूसरे देशों की कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है, विदेशों में जो भारतीय राजदूत है इनकी नियुक्ति करता है, और भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति के अनुमोदन करता है कि विदेशी, मान लीजिए फ्रांस के राजदूत भारत में आना चाहते हैं तो उनकी नियुक्ति के लिए अनुमोदन करता है कौन, राष्ट्रपति करता है, ठीक। तो ऐसे आपको राजदूत की नियुक्ति में भी अधिकार इनको दिया हुआ है, तो ये आपको राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। क्षमादान शक्ति के अंतर्गत क्या आता है, क्षमादान शक्ति के अंतर्गत जो आता है कि संविधान के अनुच्छेद 72, याद रखिएगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, सभी अनुच्छेद तो नहीं लेकिन महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए, देखिए राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड क्षमा करने या परिलंबन करने या परिहार करने या लघुकरण करने की शक्ति है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब, मान लीजिए कि किसी को दंड दिया गया है या किसी को आपको दिया गया है दोष के, मान लीजिए कोई गलती किया है और उसको फांसी की सजा सुना दिया गया है, ठीक। मान लीजिए कोई मर्डर कर दिया है तो उसको क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। मृत्युदंड जो क्षमा कर सकता है वो राष्ट्रपति ही कर सकता है, वो राज्यपाल नहीं कर सकता है। राज्यपाल को ही क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल उतना नहीं है शक्ति प्राप्त जितना राष्ट्रपति को है, ठीक। तो राष्ट्रपति दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दंड क्षमा कर देते हैं, पूरे भी क्षमा कर सकते हैं, उसका परिलंबन भी कर सकते हैं, उसका परिहार और उसका लघुकरण, उसको घटा भी सकते हैं दंड को, और उसका मूड भी बदल सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कि 20 साल के कारावास है तो उसे 10 साल में बदल सकते हैं, ठीक। ऐसे कर ये बदल सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति को ही शक्ति दिया गया है क्षमादान शक्ति के अंतर्गत, ठीक। ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ है ये भी दिया गया है। आपातकालीन 3 प्रकार से होते हैं, भारतीय संविधान में दिया हुआ है ना आपातकाल का। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात। तो यहाँ पर दिया है कि आपातकाल संबंधी जो प्रावधान दिया है ये आपको संविधान के भाग 18 में दिया है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। ये कौन कौन से 3 प्रकार के आपात हैं, तो युद्ध या बृहद आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आर्टिकल 352 के अधीन ये राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं, ठीक। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण इसके संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं चल रहा है तो आर्टिकल 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और अगर वित्तीय स्थिति खराब हुआ तो ये वित्तीय आपात लागू कर सकते हैं आर्टिकल 360 के तहत, ठीक। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से, देखिए अब सार्वजनिक महत्व के कोई प्रश्न है, ठीक, जिस पर राष्ट्रपति चाह रहे हैं तो वो उच्चतम न्यायालय से, इसके सर्वोच्च न्यायालय से आर्टिकल 143, ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो भी आर्टिकल महत्वपूर्ण है वही मैं इसमें लिखा हूँ। आर्टिकल 143 के अधीन परामर्श ले सकते हैं, राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के आपको किसी भी न्यायाधीश से चाहे या सर्वोच्च न्यायालय के से पूछ सकते हैं कि इस पर आप बताइए कि आपका क्या विचार है, और सर्वोच्च न्यायालय अगर परामर्श देता है तो वो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो मानेंगे ही मानेंगे, बस वो परामर्श ले सकते हैं। मानने वाली बात होगी तो वो मानेंगे, बोलेंगे नहीं मानना चाहते तो नहीं मानेंगे, ठीक। तो वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमोदन देने या न देने का निर्णय, अगर मान लीजिए कोई विधेयक है उस पर अनुमोदन इसकी वो हामी भरते हैं या ना भरते हैं, इनका निर्णय जो होता है राष्ट्रपति को उसके बारे में है, ठीक। कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर निर्णय देने या न देने के लिए में सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति को जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। जेबी वीटो, यहाँ पर देखिए जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ठीक। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। वो उसके कन्फ्यूजन है कि हम दें कि नहीं दें, तो ये जेबी वीटो का उपयोग करता है। ये क्या होता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो वो विधेयक को उससे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा दे। जेबी वीटो की शक्ति प्रयोग का उदाहरण 1986 में, देखिए पहली बार किया गया था, संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं दिया था, ठीक। वो निर्णय दे सकते हैं, मान लीजिए अगर निर्णय नहीं देने दिया चाहे तो वो अपने पास कानून रख लेंगे, और वो कानून रख लेंगे तो कोई पूछने भी नहीं आएगा क्यों नहीं निर्णय दे रहे हैं, ठीक। तो यही पॉकेट शक्ति जो मिस की आपको जो होता है वीटो शक्ति जो है, यही जेबी वीटो या पॉकेट वीटो जो कहलाता है, इसका उपयोग कौन किए थे, तो ज्ञानी जैन से किए थे राष्ट्रपति 1946 में। किसके लिए, तो डाकघर वाला जो आया था विधेयक उसके लिए, ये अपने पास रख लिए थे, लौटाए ही नहीं थे और ये अपने पास रख लिए थे।
अब आगे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण, देखिए राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आपको याद कर लेना है। अब राष्ट्रपति खत्म हो गया है, यहाँ से मैं जल्दी जल्दी इसलिए आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि एक बार में आप देखकर रिवीजन जल्दी से कर लीजिए। राष्ट्रपति, इसके बाद राज्यसभा होगा, उसके बाद लोकसभा होगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका ये तीनों खत्म हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ये बिहार से थे, सीवान जिला से, ये भी याद रखिएगा। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए, केवल बीबी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र के मतगणना करनी पड़ी थी। जो मैंने बोला था ना कि आपको पहले में चुनना है, तो मान लीजिए अभय को चुनिए, मान लीजिए दूसरे में अजय को चुनिए। तो ऐसे जो राष्ट्रपति जो थे, ये केवल बीबी गिरी थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरी चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक, केवल नीलम संजीव रेड्डी, जो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति जो हुए जो चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध चुने गए थे। पहली बार हार गए थे, फिर बाद में ये निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा नाम। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी थी, प्रतिभा सिंह पाटिल बनी थी, ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो सभी मैंने आपको इस डिटेल्स में करा दिया राष्ट्रपति से। अब हम आपको राज्यसभा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, राज्यसभा से पहले भी यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। भारत की केंद्रीय व्यवस्था जो संसद के नाम से जानी जाती है। ठीक, संसद के गठन में लोकसभा का भी भूमिका होता है, राज्यसभा का भी भूमिका होता है और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर आपको संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति को इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करते हैं तो कोई भी कानून नहीं बनता, इसलिए हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक कानून बनता है राष्ट्रपति के साइन के बाद ही, तो इसे संसद का अभिन्न अंग माना गया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 से संसद के उच्च सदन, किसे बोला जाता है उच्च सदन, तो राज्यसभा को अस्थायी सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा का उल्लेख किस में है, आर्टिकल 80 में है। वहीं आर्टिकल 81 देखिएगा तो उसमें लोकसभा का है। मैंने पिछली बार आपको बताया था, लेक्चर जब लिया था लोकसभा के बारे में। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसके सदस्यों का वर्तमान संख्या 245 है। वर्तमान में जो चुनाव होता है 245 पर, जिसमें 233 सदस्यों का चुनाव 28 राज्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। आपको 28 इसलिए मैं बोला कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसे भी आपको राज्य बना दिया गया, 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो राज्य का दर्जा खत्म हो गया, तो अब आपको 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है फिलहाल आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें। ठीक, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर 28 राज्यों से और दिल्ली, पुडुचेरी और इसमें और भी राज्य जोड़ सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर जहाँ पर विधानसभा भी है, वहाँ से जो भेजे जाते हैं ये 233 सदस्य भेजे जाते हैं राज्यसभा में। और 12 सदस्य जो आपको हैं ये मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। किस क्षेत्र से मनोनीत करते हैं, तो किसी खास विशेष क्षेत्र से, जैसे कि कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र से विशिष्ट अगर स्थान रखते हैं तो उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, ध्यान में रखिएगा। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये क्या है, अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का अवकाश ग्रहण करते हैं। इसकी इस तरीका से इसे बनाया गया है कि 1/3 सदस्यों का ही प्रत्येक 2-2 साल में चुनाव होते जाता है। तो मान लीजिए कि पहले 2 साल का चुनाव हुआ, फिर 2 साल का चुनाव हुआ, फिर 2 साल का, 1/3 सदस्य हुए, फिर 1/3, फिर 1/3, तो फिर 1/3 रिटायर होंगे, तो फिर ये आपको क्या हो जाएंगे, फिर आने वाले 6 साल बाद 1/3 ही रिटायर होते हैं। ठीक, ऐसे ये बनाया गया है। लॉटरी सिस्टम सबसे पहले बनाया गया था इसे, तो इसके सदस्यों को चुना गया था। तो इनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। कितने, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद ये क्या हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण हो जाते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। इसकी कोई भी अधिवेशन में अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। इसकी वर्ष में 2 बार तो बुलाना ही पड़ेगा आपको। तो राज्यसभा का राष्ट्रपति जो अधिवेशन बुलाते हैं वो 2 बार बुलाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आराम से कर लेना है। 2 बार कम से कम बुलाएंगे राज्यसभा का अधिवेशन। राज्यसभा का अंतिम बैठक तथा नए सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अंतिम बैठक और नए सत्र का प्रथम जो बैठक होता है, इसके 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 महीने से अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ है। ठीक, कि मीन्स की अंतिम बैठक और नए सत्र के प्रथम बैठक के बीच अधिकतम 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 6 महीने वाला याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्यों का अनिवार्य योग्यताएं, इनका योग्यता क्या होनी चाहिए। लोकसभा का मैंने बताया था, अब राज्यसभा के यहाँ पर देख लीजिए। राज्यसभा के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, कि सबसे पहले वो भारत के नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं हो। लोकसभा के लिए 25 वर्ष था, लेकिन यहाँ पर आपको 30 वर्ष दिया है। किसके लिए, तो आपको राज्यसभा के लिए है। यही देखिएगा, अलग अलग जो राज्यों में, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है
तो विधान परिषद के भी सदस्यों की आयु जो है 30 वर्ष माना गया है, और वैसे ही विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका 25 वर्ष माना गया है, आयु कम से कम होना चाहिए। ठीक, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी के भी लाभ के पद पर नहीं हो, ये ध्यान में रहना चाहिए। वो पागल या दिवालिया नहीं हो। जिस राज्य के प्रतिनिधित्व पाना चाहता है उस राज्य के किसी संसदीय क्षेत्र में मतदाता को, ठीक, मतदाता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है उस क्षेत्र के। अब सभापति देखिए, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वैसे राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक, तो अभी जो है वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति ही आपको राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ओम प्रकाश बिरला जो है ये आपको लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष और सभापति में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तनिक भी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक उपसभापति का चुनाव होता है। ठीक, अब उपसभापति के चुनाव में मैंने बताया था कौन कौन भाग लेता है इसके उपराष्ट्रपति के चुनाव में। एक लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और यही अगर राष्ट्रपति के चुनाव देखिएगा तो इसमें विधानसभा के भी सदस्य, लेकिन यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और यहाँ उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक, सभापति जो उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित रहता है तो उपसभापति इनके जगह पर कर्तव्य का पालन करते हैं, उपसभापति जो होते हैं इनका काम करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस जगह पर राष्ट्रपति की जगह पर काम करते हैं। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को देंगे। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये सब ट्रिकली याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य, जो राज्यसभा की शक्ति और कार्य हैं यहाँ पर देख लीजिए इनका पावर एंड वर्क। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, ये तो मैंने आपको बताया, और संविधान में संशोधन करती है। कानून तो बनाती है, अब संविधान संशोधन में भी भाग लेता है राज्यसभा आर्टिकल 368 के अनुसार। ठीक, ये याद रखिएगा। संसद का अभिन्न अंग होने के कारण इसकी सहमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, इसके सहमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, ये आपको संसद का अभिन्न अंग होने के कारण। केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके। किसको यह अधिकार प्राप्त है? तो ये आपको सिर्फ राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि जो अखिल भारतीय के तहत जो सेवाओं का सृजन किया जाता है आर्टिकल 352 के तहत 312 के तहत, माफ कीजिएगा, ये आपको अखिल भारतीय के प्रदान है। आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके, ये किसको दिया गया है? तो राज्यसभा का इसमें अधिकार ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व होते हैं, राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वहीं तो चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व है। जैसे बिहार से 16 राज्यसभा के प्रतिनिधित्व जाते हैं। केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सके। ठीक, तो अगर राज्य सूची का कोई विषय है तो देखिएगा राज्य कानून बनाता है, लेकिन अगर राज्यसभा सोचे कि इस पर हम कानून बनाए, महत्वपूर्ण विषय है, तो राज्यसभा को ही ये अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सूची के भी जो विषय है उस पर आर्टिकल 249 के तहत उसे किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सके। ठीक, ऐसे में संसद राज्य के किसी सूची पर भी कानून बना सकता है। ऐसे में जब ये आपको राष्ट्र हित के लिए या राष्ट्र महत्व के लिए कोई विषय घोषित कर देता है राज्य सूची वाला, तो संसद इस पर फिर कानून बना देता है। ठीक, अब मैं यहाँ पर जानकारी दे दूँ, ऐसे देखिएगा 3 सूची जो है ये आपको केंद्रीय सूची है, एक आपको राज्य स्तर पर सूची है और एक समवर्ती सूची है, जो कि समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य वाला राज्य बनाते हैं और केंद्र वाला केंद्र बनाते हैं। केंद्र वाला सूची तो दोनों पर कानून बना सकते हैं, राज्य सूची वाला पर भी और समवर्ती सूची वाला पर भी, उनका कानून प्रभावी भी रहता है। इसलिए आपको अधिकार जो दिया गया है राज्यसभा को दिया गया है कि राज्य सूची के भी अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस पर कानून बना सकता है। और दरअसल देखिएगा कि राज्यसभा में राज्य के ही अलग अलग प्रतिनिधित्व भेजे जाते हैं अलग अलग राज्यों से। 1 माह से अधिक आपातकाल लागू रखना हो तो उस प्रस्ताव को अनुमोदन लोकसभा या राज्यसभा दोनों होना चाहिए, जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई आपातकाल लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसमें दोनों में अनुमोदन होना चाहिए, लोकसभा में भी और आपको राज्यसभा में भी अनुमोदन होना चाहिए। तो यहाँ भी राज्यसभा की जरूरत पड़ता है, यहाँ भी इसकी शक्ति की जरूरत पड़ती है। ठीक, यहाँ पर राज्यसभा के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, कुछ पॉइंट यहाँ पर और बता दूँ। जैसे धन विधेयक के बारे में मैं बता दूँ कि मात्र इनको 14 दिन का समय मिलता है, सहमति दे भी सकते हैं, सहमति ना भी दे सकते हैं। सहमति देंगे तो लोकसभा मानेगा भी, ना ही मान सकता है, तो इसके सहमति देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है धन विधेयक में। ठीक, बाकी और क्षेत्रों में राज्यसभा की शक्ति प्राप्त है लोकसभा के जैसा ही, जैसे संविधान संशोधन 368 के अनुसार जो किया जाता है, इसमें भी इनको शक्ति अच्छा खासा प्राप्त है। कुछ खास शक्तियाँ इनको ये दिया गया है कि राज्य सूची के अगर कोई विषय है उन्हें राष्ट्रीय अगर घोषित कर देते हैं तो संसद कानून बनाएगा, तो राज्य सूची के पर इनका ज़्यादा दिया गया है अधिकार, क्योंकि राज्य के प्रतिनिधि रहते हैं।
आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सृजन अगर करना है तो इनको अधिकार दिया है राज्यसभा को ज़्यादा। ठीक, ये सब आप याद रखिएगा। तो राज्यसभा से जब भी क्वेश्चन बनेगा आराम से लगा लीजिएगा, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। ठीक, कभी भी विघटन राज्यसभा का नहीं होता है, ये याद रखिएगा ध्यान में। और इनके जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। होता है लोकसभा। लोकसभा लोगों का सभा, यहाँ से देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिएगा आर्टिकल 81 देखिएगा, इसमें दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, 5 साल के लिए किया जाता है। ठीक, लोकसभा का गठन। इसके नीचे आइएगा, देखिएगा कि यह भारतीय संसद का निम्न सदन है, जिसे बोला जाता है निम्न सदन। ठीक, भारतीय संसद का निम्न सदन बोले तो क्या लगाइएगा, लोकसभा। उच्च सदन बोले तो राज्यसभा आपको लगाना होगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था पिछले साल 2019 में, जिससे बीजेपी का बढ़त मिला और ये अपना जो नेता चुने आपको लोकसभा के नेता ही प्रधानमंत्री कहलाते हैं। तो लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, माफ कीजिएगा। तो जो बहुमत दल के नेता चुने गए वो नरेंद्र मोदी जी चुने गए। ठीक, तो वो हमारे प्रधानमंत्री अभी है। 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। जो लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जैसे कि हमारा बिहार, मान लीजिए बिहार में 40 लोकसभा के सीट है और उसमें भी अलग अलग लोकसभा के सीट अलग अलग जिलों में है। जैसे सासाराम संसदीय जो सीट है, इससे पहले भी छेदी पासवान थे 2014 से, अभी भी छेदी पासवान है। और आपको उससे पहले देखिएगा तो मीरा कुमार थी 2 बार। ठीक, जो कि सबसे पहला आपको महिला जो थी वो आपको लोकसभा के अध्यक्ष भी बनी थी। उनका संसदीय क्षेत्र जो है सासाराम से ही था। मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि जो हम लोग अपना चुनते हैं उसमें वोट डालने जाते हैं। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है बिहार में, विधानसभा का, तो इसमें भी हम वोट डालने जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, वो मुख्यमंत्री चुनते हैं विधानसभा में। वैसे ही लोकसभा में भी केंद्र स्तर पर हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं वोट डालकर। तो प्रत्यक्ष रूप से आप अपना प्रतिनिधि भेजते हैं और वो प्रतिनिधि अपने में से एक बहुमत दल का नेता चुनता है, जो कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। लोकसभा द्वारा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 545 है। ये याद रखिएगा, अधिकतम 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 है, जिसमें से 543 सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक, इसमें गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं। जो 18 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चे हैं या जो भी हैं मतदाता हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो वोट डालने जाते हैं। तो ये 543 सदस्यों में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो होते हैं 2 सदस्य जो बच गए, 245 में 243 तो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाएंगे। ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय है, ये 2 जो है इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में। ये याद रखिएगा। अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि अगर नहीं है बढ़िया, इसकी लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो उसके लिए ये आपको मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर लोकसभा का जो है सदस्य है, जो लोकसभा के सदस्य, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहले जरूरी। इनकी योग्यता में क्या क्या है, मात्र देखिए वो भारत के नागरिक, सबसे पहले कि भारत के नागरिक वो तो होना ही चाहिए। उनकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। ठीक, इससे कम नहीं, 25 वर्ष, उससे ऊपर हो सकता है लेकिन कम इससे नहीं, 25 वर्ष। वो भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो, वो कोई भी लाभ के पद पर ना हो, ये बात ध्यान में रखिएगा आपको। भारत सरकार या राज्य सरकार के, या पागल ना हो या दिवालिया ना हो। दिवालिया में इसकी बैंकरप्ट होता है। ठीक, कि इसकी बैंक द्वारा घोषित कर दिया कि लोन लेते हैं कोई और उसका चुकता नहीं कर देते हैं, तो वो बैंकरप्ट इनको घोषित कर देता है। इसकी दिवालिया या पागल ये ना हो। ठीक, ये जो होता है लक्षण, इसकी यही आपको योग्यता होता है आपको लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक, अब लोकसभा के कार्यकाल देखिए, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में भी जान लीजिए। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये तो ऐसे तो 5 वर्ष का होता है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति समय से पहले भी भंग कर सकते हैं लोकसभा को। ठीक, क्योंकि लोकसभा कोई अस्थायी सदन नहीं है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा नहीं है। ठीक, तो राष्ट्रपति से भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बोले कि ठीक है भंग कर दीजिए राष्ट्रपति से, तो भंग कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पदाधिकारी, लोकसभा के शक्तियाँ और कार्य। जो पदाधिकारी हैं लोकसभा के, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और उनकी जो लोकसभा के शक्तियाँ और कार्य हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि राज्यसभा और राष्ट्रपति के साथ मिलकर लोकसभा कानून बनाती है। कानून बनाने के काम में तीनों आते हैं, संसद के राष्ट्रपति आते हैं, साइन जो लास्ट में करते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको संसद के उच्च सदन और निम्न सदन हुए। उच्च सदन राज्यसभा हुआ और निम्न सदन लोकसभा हुआ, तो तीनों का जरूरत पड़ता है। लोकसभा बजट पारित करती है। लोकसभा महत्वपूर्ण इनके हाथ में ये होता है, जैसे जनता चुनकर भेजते हैं तो इनके हाथ में कुछ ज़्यादा शक्ति दिया रहता है लोकसभा के किस क्षेत्र में, तो पैसा के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, वित्तीय के क्षेत्र में, क्योंकि ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजे जाते हैं और जनता के टैक्स जो होता है, टैक्स के माध्यम से अलग अलग ये कार्य करते हैं।
ठीक। तो ये आपको लोकसभा में बजट पारित करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा के कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष तो करते ही हैं कि ये धन विधेयक है कि नहीं, साथ में लोकसभा को ये भी अधिकार है कि अगर कोई विधेयक पास करता है धन विधेयक, तो वो 14 दिन तक राज्यसभा के पास रहेगा। राज्यसभा उस पर दे सकता है कि सहमति भी दे सकता है, राज्यसभा असहमति भी दे तो वो 14 दिन बाद पारित माना जाता है। और राज्यसभा कुछ बदलने के लिए बोले तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसमें बदलाव करेगा कि नहीं, नहीं भी करेगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। राज्यसभा को इस क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में ज़्यादा शक्ति नहीं दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान संशोधन करती है। अब संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 368 के अनुसार होता है, इसमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी मिला रहता है। तो राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा भी और राष्ट्रपति भी रहते हैं। ठीक। राष्ट्रपति से संबंधित मैंने वीडियो करा रखा है, आप देख लीजिएगा। लोकसभा सदस्यों के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण रखकर उन्हें उनके दायित्व के प्रति सतर्क बनाए जाते हैं। ठीक, या रखते हैं। जो लोकसभा है ये मंत्रियों पर क्या करते हैं, ये आपको नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि मंत्री जो होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ज़्यादातर देखिएगा मंत्री जो चुने जाते हैं ज़्यादातर वो लोकसभा से भी चुने जाते हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री भी बहुत से ऐसे हुए जो राज्यसभा से चुने गए, अपना लोकसभा सीट हार गए। जैसे कि अब इंदिरा गांधी भी जब पहले बनी थी तो वो राज्यसभा से भी वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं, और ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक, ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री रहने वाले में व्यक्ति हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास, मतलब पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास होगा और सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो सब जो एक मंत्री है या सामूहिक मंत्री है सभी आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु वह प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से। ठीक, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री से भी रिलेटेड मैंने चैप्टर करा रखा है आपको। अब व्यक्तिगत रूप से वो कोई भी मंत्री देखिएगा व्यक्तिगत रूप से आपको किसके प्रति होता है, तो आपको प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से बोलते हैं कि फलना को ये मंत्री बना दो, फलना को चिलना को ये मंत्री बना दो। ठीक, तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से तो प्रधानमंत्री, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति लोकसभा नियंत्रण स्थापित करता है सभी मंत्रिपरिषद पर। ठीक, ये याद रखिएगा। अब नोट देख लीजिए, यहाँ पर लोकसभा के प्रति नोट देखिए। लोकसभा जो है राज्यसभा और विधानसभा के, लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के और विधानसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। ठीक, यह ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि इसमें सभी निर्वाचित सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ आपको यहाँ पर विधानसभा भाग नहीं लेता है। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा उपराष्ट्रपति के भी लेते हैं। ध्यान से दोनों पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ फिर से। देखिए, एक राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, न कि मनोनीत, सभी भाग लेते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होगा तो उसमें लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 61 के तहत जब हटाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है, तो उसमें भी लोकसभा के बहुत मतलब कि योगदान होता है। ठीक, और इसमें भी लोकसभा के आपको सहमति चाहिए, बिना सहमति के नहीं हटा सकते। तो लोकसभा को पावर काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि